सो व्हाट आर द वेरियस साइड इफेक्ट्स ऑफ पावर फैक्टर, जब ये हम जान लेंगे देन वी वी विल ट्राई टू इम्प्रूव द पावर फैक्टर, चाहे वो घर हो या इंडस्ट्री, उसके बारे में करेंगे। यूनिट 2 में एक और चीज है हमारी, इतना करने के बाद यूनिट 2 में हम लोग यूनिट 2 में ये 3 फेज बैलेंस सर्किट ऐड कर दिया, पहले नहीं था। क्या चीज होती है? वोल्टेज एंड करंट रिलेशन इन स्टार एंड डेल्टा कनेक्शन। 3 फेज के जो लोड होते हैं वो स्टार में या तो कनेक्ट होते हैं या डेल्टा, तो उन दोनों में ये बहुत छोटा टॉपिक है। पिछले सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर देखोगे अगर एग्जाम की बात करें तो सिर्फ इस टॉपिक से जो ये है 3 फेज, इससे 15 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। और ये मालूम है केवल 2 टॉपिक है इसमें, 2 ही टॉपिक है ये, लाइन वोल्टेज लाइन करंट में रिलेशन, स्टार और डेल्टा में फाइंड आउट करने होते हैं। लाइन वोल्टेज फेज कर, लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज, लाइन करंट फेज करंट, तो मैं सिखा दूंगा। इससे या तो न्यूमेरिकल या डेरिवेशन होता है, तो बहुत छोटी सा टॉपिक है, तो इतना हमें यूनिट 2 में करना है। यूनिट 3 में बहुत छोटा टॉपिक है, बहुत कम टाइम लगेगा। यूनिट 4 अगेन थोड़ा लेंदी, तो इतना हमें करना है। तो आज हम लोग क्या करते हैं, प्योर रजिस्टर, प्योर इंडक्टर, प्योर कैपेसिटर, इसकी एनालिसिस करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद प्योर कैपेसिटर करेंगे, फिर प्योर रजिस्टर। तो इंडक्टिव सर्किट लिया, एक इंडक्टर बना दिया और उसमें एसी सप्लाई दे दी। तो जैसे इंटर में आप लोग पढ़े होंगे, इंटर में ऐसे पढ़े थे कि कोई इंडक्टर है, मान लो ऐसे, इंडक्टर मतलब कॉइल, और क्या, किसी इंडक्टर को अगर डीसी सप्लाई देते हो आप, ऐसे डीसी सप्लाई देते, मान लो इसका पोटेंशियल बी है और करंट आई फ्लो, ये नॉट ओनली इंटर, ये जनरल भी, जैसे हमारा ट्यूबलाइट का चोक कॉइल है, क्या इंडक्टर ही तो है। अगर इसमें करंट फ्लो होगी तो ये इंडक्टर क्या करता है, बेसिकली एक बैटरी बना देता है। इंटरमिनेंस समझ में आया हो तो आवाज आना चाहिए। इंडक्टर क्या करता है, एक ऐसा बैटरी बनाता है जिसकी पोलरिटी जो सप्लाई होती है उसकी पोलरिटी के अपोजिट होता है, और इसका जो वोल्टेज होगा, यानी कि वीएल कह लो या ईएल कह लो, ठीक है ना, इसके क्रॉस जो वोल्टेज होगा जो इस इंडक्टर के क्रॉस, वो कितना होता है, एल डी आई बाई डी टी। अगर इसका एल है इंडक्टेंस तो एल डी आई बाई डी टी, एल डी आई बाई डी टी, यही तो होता है, डी आई बाई डी टी। तो बेसिक फंक्शन इसका ये होता है कि जो ही यहाँ पे सप्लाई देते हो, ये वी वोल्टेज दिया आपने, करंट फ्लो, सर्किट क्लोज्ड है तो करंट फ्लो होगी, तो करंट जब फ्लो होगी तो ये इंडक्टर इसको रोकता है, ये इंडक्टर रेजिस्ट करेगा, इस करंट को फ्लो होने से क्या करेगा, रोकता है, फोर्स करेगा बैक डायरेक्शन। कुल मिला के ये कहें कि इंडक्टर जिस एक काज है, ये काज का ऑलवेज अपोज करता है, विच, जिसमें जो ईएमएफ इंड्यूस होगा इट विल अपोज द काज। यहाँ काज क्या है, सप्लाई वोल्टेज है, इस सप्लाई वोल्टेज का ये अपोज करेगा। कौन, ये अपोज करेगा कब, जब जो वोल्टेज इसने बनाया उस वोल्टेज की पोलैरिटी और जो सप्लाई वोल्टेज की पोलैरिटी अपोजिट हो जाए। इंटर में अगर पढ़ा हो कोई तो ठीक है, नहीं पढ़े हो तो अब समझ लो, ठीक है। सो इसीलिए जो इंडक्टर के क्रॉस जो वोल्टेज होता है उसमें माइनस साइन लगा देते हैं। माइनस लगाने का मतलब ये होता है कि इट इज अपोजिंग द एक्सटर्नल। तो ए इंडक्टर का कंसेप्ट है, तो यहाँ एसी है, नाउ अब एसी, ए डीसी था, इंटर में जो पढ़ा आपने डीसी, तो इसीलिए कभी इंडक्टर हो, अगर आप स्विच ऑन करोगे, तुरंत स्विच ऑन करोगे तो कोई बल्ब, यहाँ अगर मैं एक बल्ब लगा दूं तो ये बल्ब तुरंत नहीं जलेगा। ये बल्ब अगर यहाँ मैं लगा दूं तो ये बल्ब तुरंत नहीं जलेगा अगर सीरीज में इंडक्टर है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इंडक्टर अपोज करता है इस करंट का ना, तो थोड़ी देर तक होल्ड किए रहेगा, जब थक जाएगा तब जाकर के करंट को अलाउ करेगा कि ठीक है अब जा सकते, क्योंकि ये एल डी आई बाई डी टी के इक्विवेलेंट एक अपोजिट वोल्टेज जनरेट करते हैं, इट अपोजेस द काज, ठीक है, इसीलिए माइनस एल डी आई बाई डी टी लिखते हैं, ठीक है। ट्रांसफार्मर में भी इसी प्रिंसिपल पे काम करता है, तो जब ट्रांसफार्मर पढ़ाऊंगा तो भी मैं इसको बताऊंगा। अब चलो यहाँ एसी है, देखो एसी में तो कोई पोलैरिटी होती ही नहीं, टाइम के साथ वो वेरी करता रहता है, साइन है ना, ऐसे वेरी करता रहता है,
ऐसे ऐसे ऐसे। बट किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे तो मान ही सकते हैं कि यहाँ माइनस था, यहाँ प्लस। किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट में माइनस प्लस एसी में लगाते तो नहीं है, लेकिन मान लिया कि इस क्षण पे, इस इंस्टेंट पे हमारा यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस, तो उस टाइम पे जो इंडक्टर पे होगा अपोजिट हो जाएगा। देखो जैसे बनाया था, इसमें क्या होगा, यहाँ प्लस होगा, यहाँ माइनस होगा। तो इसीलिए यहाँ पे इससे हमने ये लिख दिया, क्या लगा दिया, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। माइनस से प्लस, प्लस बी, देखो ये प्लस बी, फिर ऐसे क्लॉकवाइज में मूव किया, तो एक क्लोज सर्किट है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगाया, माइनस से प्लस, प्लस बी, फिर यहां से पहले पॉजिटिव मिला फिर निगेटिव, तो माइनस वी एल इक्वल टू 0। ठीक है, तो चाहे एसी हो या डीसी, केवीएल हर जगह अप्लाई हो। तो यहाँ माइनस क्यों होगा, ये मैंने ये डीसी वाले के हेल्प से बता दिया, क्योंकि ये अपोज करता है। ठीक है, और कितना होगा, एल डी आई बाई डी टी, उसकी मैग्नीट्यूड। बस बाकी तो कुछ करना ही नहीं है। तो अब आप इसको सॉल्व कर दो, तो सॉल्व करोगे तो करंट आएगी। अब देखो क्या आती है, ये समझना जरूरी था जो मैंने अभी बताया, ये कैसे लिखा है। ठीक है, ये कर दिया हमने, ये कर दी। ये करने के बाद v इक्वल टू वी एल आ गया, वैल्यू रख दो। v कितना है, वी एम साइन ओमेगा टी, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने वी एम साइन ओमेगा टी। ये वी एल कितना होगा, एल डी आई बाई डी टी, इंडक्टर है, सो दिस इज एल डी आई बाई डी टी। आई के साथ एल लगा दिया, एल मतलब इंडक्टिव सर्किट। ठीक है, तो इसको करोगे तो डी आई बाई डी टी इक्वल टू हो गया वी एम बाई एल साइन ओमेगा टी। तो डी आई एल इक्वल टू कितना हो जाएगा, वी एम बाई एल साइन ओमेगा टी इंटू डी टी। तो आई एल कितना होगा, एक स्टेप यहाँ छूट गया है, तो चाहो तो आप लिखने की जरूरत नहीं है, फिर भी चाहो तो आप लिख लो। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डी एल इक्वल टू वी एम बाई एल, यहां से एल इधर कर दिया, कितना, साइन ओमेगा टी डी टी। ठीक है, डी टी। अब दोनों साइड इसका इंटीग्रेशन कर दो, किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, टी के। दोनों साइड इसका क्या कर दो, इंटीग्रेशन, ऐसे ऐसे। तो इधर तो इसका डी आई एल का तो आई एल हो गया, वी एम बाई एल बाहर आ जाएगा। ठीक है, देखो टी के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो ओमेगा वाला जो ये ओमेगा है वो डिवाइड होगा, और साइन ओमेगा टी का जो इंटीग्रेशन कितना होगा, माइनस कास ओमेगा। तो माइनस कास ओमेगा टी बाई ओमेगा, ये आ गया माइनस कास ओमेगा टी बाई ओमेगा। ठीक है, तो मैंने कल ही तो बताया है कि माइनस अगर कास है, इसको साइन में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करोगे, साइन पाई बाई टू माइनस थीटा इक्वल टू कास थीटा होता है, और साइन पाई बाई टू प्लस थीटा इक्वल टू भी कास थीटा होता है। तो मैंने कल कहा था कि अगर कास को साइन में बदलना हो और पीछे माइनस हो, तो माइनस वाला लेना चाहिए। क्या लेना चाहिए, माइनस वाला, ताकि जब इस ओमेगा टी को, जैसे देखो मैंने पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी लिया हुआ है। ठीक है, क्या लिया हुआ है, पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी। तो जब ओमेगा टी को पहले लोगे तो माइनस बाहर आएगा, एक माइनस पहले से है, तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इसीलिए जब पहले माइनस हो, अगर इसका इंटीग्रेशन क्या है, माइनस कास ओमेगा टी बाई ओमेगा, ठीक है ना, तो ये माइनस को प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि कंपैरिजन हमें किससे करना है, इस इक्वेशन वन से। इक्वेशन वन ओरिजिन से जा रहा है, अगर प्लस माइनस एंगल नहीं है, तो जो करंट आएगी वो भी साइन होनी चाहिए। ये बी एम साइन ओमेगा टी है, तो कास आया तो इसको साइन में कन्वर्ट करेंगे ताकि फेजर खींच सके। कल मैंने बताया था फेजर खींचने से पहले दोनों क्वांटिटीज, दो हो, तीन हो, चार हो, सब साइन में होने चाहिए, मतलब सेम होने चाहिए। तो कास आया तो इसको साइन में कन्वर्ट कर रहा हूं, तो यहाँ पाई बाई टू प्लस भी ले सकता था, अभी कैपेसिटिव करूंगा तो देखोगे कि मैं प्लस लूंगा। ठीक है, तो माइनस लिया। अब यहाँ पे तो ओमेगा टी देखो पहले है, तो यहाँ ओमेगा टी पहले लेना पड़ेगा, तो पहले लिया तो माइनस को बाहर लिया ना। तो ये एक टाइप के, ये मान लो अगर थीटा है तो साइन माइनस थीटा, इस टाइप से हो गया ना, साइन माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस साइन थीटा। तो इसकी वैल्यू जो होगी माइनस साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। एक माइनस पहले से है, दूसरा माइनस आएगा तो इसको क्या कर देगा, प्लस। ये हो, नीचे क्या हुआ,
एल पहले से था, ओमेगा आया तो ये बन गया ओमेगा एल। ठीक, ओमेगा एल जो होता है उसका एक नाम है एक्सएल, उसको क्या बोलते हैं, एक्सएल। एक्सएल एक टाइप का रेजिस्टेंस है, एक टाइप का क्या है, रेजिस्टेंस। इंडक्टर की वजह से ये रेजिस्टेंस है तो बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। वाई एक्सिस पे लाई करते हैं रिएक्टेंस। तो हम जानते हैं V इक्वल टू क्या होता है, I इंटू आर, यही तो होता है, V इक्वल टू आई इंटू आर। अब ये रेजिस्टेंस की जगह रिएक्टेंस रख दो, तो V बाई रिएक्टेंस को क्या लिख सकते हैं, I करंट। तो इसीलिए V बाई रिएक्टेंस को क्या लिख दिया, करंट। एक टाइप का रेजिस्टेंस ही तो है एक्सएल, इसका नाम है इंडक्टिव रिएक्टेंस जिसकी यूनिट होती है ओम। तो करंट की जो आई, हमारा करंट कितना आया, ये ये है करंट, आई इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी माइनस 5/2। तो ध्यान से देखो, ये करंट जो आई, करंट जो आई हमारा वो आया आई एम साइन ओमेगा टी माइनस 5/2। अब वोल्टेज जो था वो कितना था, आई एम वी इक्वल से क्या कर, लैग कर रही है, 5/2 एंगल से क्या कर रही है, लैग कर रही है। तो लैग कर रही है तो उसका फेजर तो हालांकि यहाँ खींचा हुआ है नोट्स में। अब फिर से खींचने की जरूरत है क्या, फेजर खींचने आ गया सभी को कि अभी और बताना है, अभी वोल्टेज करंट है इनका फेजर खींचा हुआ है, देखो ये सामने जो इस समझ में आ रहा है सभी लोगों को, ये फेजर अब सिखा दिया ना। वोल्टेज देखो वी एम साइन ओमेगा टी था तो एक्स डायरेक्शन में जाएगा ऐसे, ठीक है ना, कोई एंगल प्लस माइनस। करंट 5/2 से लैग कर रही है तो करंट को जो है हमने लैग करा दिया किससे, 5/2। तो दिस इज द, इसीलिए मैं कह रहा था फेजर खींचने आना चाहिए। अब देखो था तो इंडक्टिव सर्किट लेकिन करंट आई तो इसको, अब इस फेजर से आप ये कह सकते हो कि करंट जो है वोल्टेज से 90 डिग्री एंगल से लैग कर रही है, 90 डिग्री से लैग कर रही है, ठीक है। बाकी कल को ये वाली चीज जो लिखा है एक्सएल इक्वल टू ओमेगा एल, ये तो आप 2 दिन से करते आ रहे हो ना, 2 पाई एफ एल होता है, न्यूमेरिकल करते समय ये यूज होता है, कौन सा है, इसको बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, यूनिट होती है वो। कोई कहे कि सर इसका फेजर भी खींच दीजिए, फेजर खींच ले, ग्राफिकल कैसे होगा। तो अगर ग्राफिकल खींचना चाहते हो, ग्राफिकल मतलब साइन थीटा, साइन, साइन के फॉर्म में अगर दिखाना चाहते हो तो वाई एक्सिस पे होगा वोल्टेज करंट आई एल, आई, ठीक है, वाई एक्सिस पे हो गया, एक्स एक्सिस पे थीटा, एक्स एक्सिस पे थीटा, थीटा मतलब ओमेगा टी, एक्स एक्सिस पे। तो इन्हीं वी और एल को, जो ये है आई एल साइन ओमेगा टी माइनस 5/2 और वी इक्वल टू बी एम साइन ओमेगा टी, खींचना हो तो कैसे खींचोगे, ये तो हो गई करंट, आप अच्छे से बना सकते हो, मैं माउस से ड्रा करता हूं ना, ये है वोल्टेज, ओरिजिन से क्यों गई, ये इंडक्टिव वाली वोल्टेज है, एल मतलब इंडक्टर, नहीं भी एल लिखोगे तो चलेगा, ये ओरिजिन से गई। करंट कितनी आई है, -π/2। तो करंट को अगर हमें खींचना हो तो देखो ये तो 0 था, ये पाई है, ये वाला कौन सा है पाई, ये 2 पाई, तो π/2 का मतलब आधा ना, और आई एम की वैल्यू है बी एम बाई एक्सएल, तो बी एम से थोड़ा सा छोटा, तो ये ऐसे है। ये हमारा वीएल था तो ये हो गई आई। इंडक्टिव सर्किट में ये हो गया इसका, ये π/2 से लैग करके, ने बताया था ना लैगिंग क्वांटिटी वाई एक्सिस के राइट से खींचेंगे ऐसे, इधर से इतने π/2 से लैग करेंगे, ठीक है। तो एक चीज देखो यहाँ भी ओमेगा है और बी में भी ओमेगा है, ओमेगा का मतलब जानते हो, ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई/कैपिटल टी, 2 पाई/कैपिटल टी, मतलब जो टाइम पीरियड इस वोल्टेज का है वही टाइम पीरियड इस करंट का, तो कुल मिला के जो वेवफॉर्म है उसका साइकिल चेंज नहीं हो,
वो केवल इधर शिफ्ट हो गई है पाई बाई 2 से। क्या हुई है? शिफ्ट। इसकी मैक्सिमम वैल्यू यहाँ ये आई एम है। अब वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू कितना है? इसका मैक्सिमम वैल्यू था वी एम। वी एम ये पाई, ये 2 पाई, 2 पाई। ये है ग्राफिकल। अगर मान लो इसमें पावर भी खींचना हो, हालांकि ये मैंने कट किया है, नहीं पढ़ना है, फिर भी मान लो पावर का आप बी इंटू आई करोगे तो पावर में क्या आ जाएगा? देख रहे हो? वी इंटू आई, तो वी एम साइन ओमेगा टी, आई एम साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, यानी उसी को आई एम कास थीटा लिख दिया। माइनस है तो माइनस आ गया। बी एम आई एम कास ओमेगा टी साइन ओमेगा टी बाई 2 कर दिया तो 2 साइन है, कास से आ गया तो साइन 2। ये करना नहीं है आपको, मैं अभी एक चीज बताने के लिए बता रहा हूँ। माइनस वी एम आई एम बाई 2 साइन 2 ओमेगा टी, तो 2 ओमेगा का मतलब इंस्टैंटेनियस पावर है। इंस्टैंटेनियस पावर इज गिवन बाय दिस इक्वेशन। तो इसमें क्या आया? कहाँ गया? 2 ओमेगा है। करंट में क्या था? ओमेगा। वोल्टेज में क्या था? ओमेगा। तो ये क्या है चक्कर भाई? ओमेगा 2 ओमेगा का क्या मतलब है? तो ओमेगा इजकल टू देखो है 2 पाई बाई टी। 2 ओमेगा को कैसे लिख सकते हैं? देखो, कुछ लोग आप नोट्स भी देखते हो, कुछ लोग बुक भी पढ़ते हो, तो नहीं आएगा इस समझ में। तो 2 ओमेगा मतलब हो गया ये टी बाई 2। ऐसे लिख सकते हैं क्या? देखना ध्यान से। तो 2 ओमेगा, ओमेगा को लिखा 2 पाई बाई टी, तो 2 ओमेगा को 2 पाई बाई टी बाई 2 लिखेंगे। ये तो होगा 2 टी बाई 2, ऊपर करोगे तो 2 आ जाए। यानी कि ओमेगा का मतलब हुआ टी टाइम पीरियड, और 2 ओमेगा का मतलब हुआ टी बाई 2 टाइम पीरियड। वैसे 3 ओमेगा होता तो टी बाई 3, 4 ओमेगा होता तो टी बाई 4। कहने का मतलब जैसे जैसे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 ओमेगा होता जाएगा, उस वेवफॉर्म का जो टाइम पीरियड है कम होता जाएगा। मतलब क्या हुआ? मतलब देखो ये हुआ, अगर ओमेगा है तो मान लो ये साइन वेव, ठीक है? ओमेगा है, ये ओमेगा है, मान लो ओमेगा 2 ओमेगा होगा तो क्या करेंगे? क्या मतलब है 2 ओमेगा का? 2 ओमेगा होगा तो आधा होगा टाइम पीरियड, इतना हो जाएगा। ऐसे मैग्नीट्यूड जो भी हो ऐसे हो जाएगा। तो गड़बड़ हो गया। 2 ओमेगा होगा तो आधा हो गया। आधा मतलब यहां से जाएगी ऐसे, 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 ऐसे। ये है 2 ओमेगा। 3 ओमेगा मान लो खींचने का मन करे, कहीं कोई दे दिया है तो 3 ओमेगा होगा तो ये जो 3 नहीं 4 करो, 4 ओमेगा होगा, इक्वल कर रहा है ना। 4 ओमेगा तो टी बाई 4, तो देखो ये टी था, अभी हो गया टी बाई 2, टी बाई 4, इसका भी आधा होगा, यहां से जाएगा। तो मैग्नीट्यूड कुछ कम ज्यादा कर देते हैं तो ऐसे जाएगा, ऐसे। ठीक है? तो कहीं किसी का इसका भी आधा हो जाएगा। तो कहने का मतलब जैसे जैसे टाइम 2, 3, 4 होता जाएगा, वेवफॉर्म सिकुड़ती जाएगी। ठीक है? तो इस केस में जैसे पावर है, पावर में यहाँ पे आया 2 ओमेगा टी, माइनस आया, तो ये जो वेवफॉर्म है, किसी को समझने का मन करे कि सर ये क्या लिख दिया है, तो ये तो देखो वोल्टेज था, ये था करंट, ठीक है ना? ये है पावर। देख रहे पावर कहां से शुरू हुआ? निगेटिव से, क्योंकि वो माइनस था, और इसका ये वेवफॉर्म सिकुड़ गई, आधी हो गई। टी बाई 2 है ना इसका टाइम पीरियड, तो माइनस ऐसे गई। तो वोल्टेज, करंट, पावर। तो ये ना लगे कि अरे सर ये पता नहीं क्या लिखा है, समझ में नहीं आ रहा। तो कभी, हालांकि ये पढ़ना नहीं है, फिर भी मन करे देखने का तो इस तरह देखते हैं ना। तो आपको ये बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है? ये बिल्कुल नहीं करना है ये। लेकिन ये तो दिखाना ही पड़ेगा कि पावर जीरो कैसे हुआ। ये जो दिया है पावर जीरो तो दिखाना है, पी एवरेज जीरो, लेकिन ये ऐसे नहीं करना जैसे ये किया। ऐसे में तो आप लगेगा पता नहीं कितना ज्यादा कर। तो इंडक्टिव सर्किट में करंट देख लिया आप, ठीक है जी? यहां तक देख लिए, तो ये डायग्राम बनाने पड़ेंगे, ये बनाने पड़ेंगे, यहां तक प्रूफ करने होंगे। असाइनमेंट 4 में या एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रूफ दैट
इन अ प्योरली इंडक्टिव सर्किट करंट लैग्स बिहाइंड द अप्लाइड वोल्टेज बाय एन एंगल ऑफ पाई बाई टू। तो आपको ये यहाँ से शुरू करना होगा, यहाँ से करके यहाँ आना होगा, ये करके फेजर खींच दो। ये नहीं भी खींचोगे तो फेजर खींचना पड़ेगा, ये फेजर खींच दो और ऐसे लिख दो। क्या लिखा है? फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 it is proved that in a purely inductive circuit current lags behind the applied voltage by an angle of pi by 2। अच्छा, एक बार पेपर में पाई बाई 2 ना लिख के क्या लिखा था? क्वार्टर ऑफ ए साइकिल, क्वार्टर ऑफ ए साइकिल। He proved that in a purely inductive circuit current lags behind the applied voltage by quarter of a cycle। इसका क्या मतलब है? एक साइकिल है, कितने की होती है एक साइकिल? 2 पाई की, यानी 360 डिग्री। इसका क्वार्टर कितना हुआ? इतना। क्वार्टर मतलब एक चौथाई। तो जब पूरा एक चौथाई का मतलब कितना होता है? पाई बाई टू, पाई बाई टू। तो पाई बाई टू ना लिख के क्वार्टर ऑफ ए साइकिल बोले तो उसका मतलब भी यही है। तो गच्चा मत खा जाना। कैसे करना है? पावर तो प्रूफ करना ही है, जैसा कि तो पावर प्रूफ कैसे करेंगे आप? हमने तो कह दिया ये नहीं करना, तो ऐसे करना। हमने कल परसों यही पढ़ा रहा हूँ ना, क्या पढ़ा रहा हूँ? पावर इक्वल टू बी आई कॉस थीटा। पावर इक्वल टू क्या होता है? बी आई कॉस थीटा। एग्जाम में पूछा गया है, मान लो प्रूव दैट इन अ प्योरली इंडक्टिव सर्किट करंट लैग्स बिहाइंड द अप्लाइड वोल्टेज बाय एन एंगल ऑफ पाई बाय टू, फुल स्टॉप। आल्सो प्रूव दैट अ प्योरली इंडक्टिव सर्किट कंज्यूम्स नो पावर। ऐसे लिखा है, 5 या 10 नंबर का क्वेश्चन है। तो आप तो कच्चा खा गए, यहां तक तो आ गए, ये कर दिया, दिखा दिया। अब पावर दिखाने के लिए इतना लंबा अगर करोगे ये सब तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। सिंपल लिखो, सिंस सिंस पी इक्वल टू इतना। देखो, केवल पावर जब कभी भी बोला जाए, कभी भी आप भी बोलो केवल पावर, तो वी आई कॉस थीटा होता है, जिसकी यूनिट क्या होती है? वाट। जिसकी यूनिट होती है वाट। केवल अगर पावर है, अगर उसको रिएक्टिव पावर बोलना होगा तो रिएक्टिव बोलेगा, एपरेंट पावर बोलना है तो एपरेंट बोलेगा। केवल पावर बोलता है तो उसका मतलब वी आई कॉस थीटा। तो सिंस पावर इक्वल टू वी आई कॉस थीटा एंड थीटा कितना होता है इसमें? प्योरली इंडक्टिव सर्किट में कितना आया था अभी? 90 डिग्री ना। करंट लैग कर रही थी ना 90 से, तो 90 डिग्री लैगिंग, 90 डिग्री लैगिंग। तो 90 डिग्री जो ही रखोगे पी कितना हो जाएगा? 0। कास 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0। तो कहाँ यहां से डेरिवेशन शुरू करते, ये फिर ये एवरेज करते 0, इससे भी वही आता है। ये एवरेज 0 का मतलब वो है कल जो बताया था, कैसे कि पॉजिटिव में जितना लेता है निगेटिव में उतना वापस कर देगा। तो ये इसका मतलब है 0 to 2 पाई का, कि पॉजिटिव में इंडक्टर जितना सप्लाई से लिया, निगेटिव में उतना क्या किया? सप्लाई को रिटर्न कर दिया, इसलिए एवरेज पावर क्या हो जाता है? 0। तो वो नहीं करना आपको, सिर्फ ऐसे डायरेक्ट कर देना है कितना, ये कर देना ये। तो एग्जाम में ये लिखोगे कि पावर 0 करने के लिए ये दिखा दोगे, सिंस पी इक्वल टू वी आई कॉस थीटा and theta is equal to 90 degree lagging in case of pure inductor, therefore p is equal to 0। अब यहाँ नीचे लिख सकते हो, hence it is proved that a pure inductive circuit consumes no power, right? पावर फैक्टर कितना होगा प्योरली इंडक्टिव सर्किट में? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पावर फैक्टर? पावर फैक्टर क्या होता है? cos थीटा। ध्यान से पढ़ लेना इसको, क्योंकि अगर प्योर इंडक्टर, प्योर कैपेसिटर, प्योर रजिस्टर नहीं आया तो बाद में मैं क्या करूंगा? रजिस्टर इंडक्टर को जोड़ूंगा तो इनके फेजर यूज होंगे। इंडक्टर रजिस्टर जोड़ूंगा, कैपेसिटर रजिस्टर जोड़ूंगा। आरएलसी करना है तो इंडक्टर रजिस्टर कैपेसिटर तीनों को जोड़ूंगा। तो जोड़ने का मतलब क्या है? इनका फेजर में यूज करूंगा। पावर फैक्टर इज cos थीटा इन, तो व्हाट विल द वैल्यू ऑफ पावर फैक्टर इन केस ऑफ प्योरली इंडक्टिव सर्किट? रख दो 90 डिग्री लैगिंग, cos 90 डिग्री ना, कितना आएगा? 0। लैगिंग का मतलब लैगिंग ब्रैकेट में लिखते हैं, तो लैगिंग इसलिए लिखा जाता है
ताकि ये पता चले कि ये जो पावर फैक्टर, क्योंकि कैपेसिटिव में भी ये 90 डिग्री आएगा, वहां भी 0 आएगा, तो वहां लीडिंग लिखना होगा। पावर फैक्टर इक्वल टू 0 लैगिंग, लैगिंग का मतलब करंट 90 डिग्री से लैग करे। पावर 3 पैरामीटर हम लोग पढ़े क्या, कि करंट का बिहेवियर कैसा होगा इंडक्टिव सर्किट में, तो यहाँ देखा लैग कर रही है 90 डिग्री से। फिर हमने देखा पावर कितना होगा प्योरली इंडक्टिव सर्किट में, देखा कि ये 0 हो रहा है। पावर फैक्टर कितना हो रहा है जी, 0। अब कैपेसिटिव में ज्यादा टाइम नहीं दूंगा। कैपेसिटिव सर्किट में एक कैपेसिटर दिखा दिया, रजिस्टर। शुरू कहां से करेंगे ये इंपॉर्टेंट है। कैपेसिटर में होता है Q इक्वल टू सी बी ना, करंट क्या होती है डी क्यू बाई डी टी, तो डी क्यू बाई डी टी, क्यू की वैल्यू रख दिया सी इंटू बी, ठीक है। तो डी बाई डी टी, सी तो कांस्टेंट है बाहर ले लो, बी की वैल्यू रख दो बी एम साइन ओमेगा टी, यहां कर दिया, ठीक है। तो कर दो सी बी एम बाहर लो कांस्टेंट, इसको डिफरेंशिएट कर दो। साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन कितना होता है, cos ओमेगा टी इंटू ओमेगा, क्योंकि टी के रिस्पेक्ट में हो रहा है डिफरेंस, ओमेगा बाहर आ जाए, तो ओमेगा को कर लिया बाहर ना। फिर साइन, इन्होंने एकाएक लिख लिया यहाँ, देखो यहाँ पे प्लस यूज किया, क्या यूज किया, यहाँ पे क्या यूज किया है, प्लस। प्लस क्यों यूज किया, क्योंकि यहाँ कोई भी माइनस नहीं है साइन से, तो प्लस यूज कर दिया। तो ओमेगा टी को पहले लिख लो, ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। ये जो सी ओमेगा है उसको इस तरह से लिख सकते हैं 1 बाई ओमेगा सी। तो जो 1 बाई ओमेगा सी है इसको बोलते हैं एक्सी, एक टाइप का रेजिस्टेंस है जो कैपेसिटर ऑफर करता है, यानी कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कैपेसिटिव रिएक्टेंस यहाँ लिखा भी है, ठीक है। जब न्यूमेरिकल करेंगे तो जरूरत होगा, इसकी यूनिट ओम। तो मैंने बताया जैसे कि एक्सी हो गया, तो वोल्टेज बाई रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, करंट, तो यहाँ करंट लिखते हैं। तो आईसी इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, ठीक है, प्लस। तो जो कैपेसिटिव सर्किट है एकदम इंडक्टिव की तरह ही है, शुरू यहाँ चार्ज से करते हैं, करके यहाँ आ गए तो फ्रेजर खींच दिया, तो ये लीड कर गई 90। प्लस का मतलब क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ खींचा हुआ है देखो, वीसी इज लीडिंग करेंट ना। ठीक इसी तरह से अगर आप ये खींचना चाहो तो वोल्टेज लीड कर रही है तो यहां शुरू हुई, ठीक, ऐसे। ये पावर जो लिखा है करना तो नहीं है, तो वी एम आई एम साइन थीटा यहाँ प्लस आया, तो अगर ये खींचना चाहो तो ये जो ब्लू लाइन से इसमें ये खींचा है, इससे कर सकते हो पावर। तो ये करना नहीं है, नोट्स में दिया है, कभी मान लो नजर गई आपको डर लगे ये क्या है, तो समझ में आना चाहिए। 2 ओमेगा की वजह से हाफ हो गई, और प्लस है तो ऊपर से गए। हमें तो केवल इससे मतलब है, किससे, वोल्टेज करंट से। वोल्टेज करंट लीड की, ये फेजर डायग्राम है, ग्राफिक। अगेन पावर को ऐसे ही कर देना, ये देखो v इक्वल टू वी आई कास थीटा, 90 डिग्री रख दो पी जीरो। ये पता चल गया कि कैपेसिटिव में भी पावर क्या आ रहा है, 0। पावर फैक्टर कितना होगा इसमें, पावर फैक्टर निकाल लो, पावर फैक्टर कितना होगा, 0। ब्रैकेट में लीडिंग, लीडिंग लिखेंगे, देखो 0 लीडिंग। लीडिंग वर्ड क्यों यूज किया, क्योंकि इसमें करंट यहाँ पे लीड कर रही है कैपेसिटर, ठीक है। तो ये कैपेसिटर हो गया। इसमें कैसे क्वेश्चन बनता है, जैसे इंडक्टर में, क्या, प्रूव दैट इन ए प्योरली कैपेसिटिव सर्किट करंट लीड्स द वोल्टेज बाय एन एंगल ऑफ पाई बाय 2 एंड आल्सो प्रूव दैट अ कैपेसिटर कंज्यूम्स नो पावर। तो यहां तक आना। रजिस्टर देख लेते हैं, रजिस्टर में तो खैर कुछ है ही नहीं, रजिस्टर है तो V इक्वल टू आई आर, किरचॉफ्स लॉ लगा, वी आई माइनस वी आर इक्वल टू 0, तो V इक्वल टू वी आर। V कितना है, वी एम साइन ओमेगा टी, और V की वैल्यू, R मतलब रेजिस्टिव सर्किट है इसलिए वी आर लिख दिया और कुछ नहीं, तो आई आर इंटू आर, ठीक है। यहां से सीधे आएगा बी एम बाई आर साइन, यानी करंट जो आई, वोल्टेज और करंट सेम आ गए, मतलब सेम फेज में है। आई एम की वैल्यू केवल बी एम बाई आर, तो यहाँ पे वोल्टेज और करंट सेम फेज में हो गए। तो फेजर, फेजर खींचना हो, जैसे खींचा है यहाँ पे हमने, तो देख लो यहाँ वोल्टेज में एक्स डायरेक्शन में आ गया, करंट, करंट की वैल्यू थोड़ी सी इसकी लेंथ कम होगी, लेकिन इसमें भी कोई एंगल प्लस या माइनस नहीं है, तो ये भी इसी फेज में होगी।
ये फेजर डायग्राम हो गया। कोई पूछता है कि पावर कितना होगा बताइए, तो सिंस पावर इक्वल टू वी आई कास थीटा, तो कास थीटा कितना है इसमें, थीटा 0 डिग्री। वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री। तो कास 0 1 होता है, तो यहाँ 1, तो पावर आ गया वी आई। इससे दिख रहा है कि रेजिस्टिव सर्किट में पावर जो होती है हमारी, वो वोल्टेज इंटू करंट के मल्टीपल की। यहाँ वी और आई आरएमएस वैल्यू है, जैसे कल भी बताया था मैं, पी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वी आरएमएस वैल्यू होती है, और ये भी आई आरएमएस का मैग्नीट्यूड इंटू कास्ट। तो एक चीज इससे दिख रही है कि केवल रजिस्टर ही ऐसा एलिमेंट है जिसमें पावर वेस्ट हो रहा है, और इसकी वैल्यू कितनी है, वी इंटू आई। तो वी इक्वल टू आई आर होता है ना, तो अगर आई आर रख दोगे तो आई स्क्वायर इंटू आर हो जाएगा, आई स्क्वायर इंटू आर। इसीलिए रजिस्टर में आई स्क्वायर इंटू आर पावर वेस्ट होता है, बाकी इंडक्टर कैपेसिटर में कोई पावर वेस्ट होता ही नहीं है। तो प्योर रजिस्टर, प्योर इंडक्टर, प्योर कैपेसिटर आपने पढ़ा, उसको समराइज अगर कर दूं मैं, यहाँ पे देखो एक लाइन में क्या क्या पढ़ा आपने पढ़ा इंडक्टिव सर्किट, कैपेसिटिव और रजिस्टिव। इंडक्टिव सर्किट में आपने पढ़ा कि करंट जो है ना सर, वोल्टेज से 90 डिग्री से लैग करती है। देखो लैग कर, यही तो पढ़ा हमने। कैपेसिटिव में ये पढ़ा कि करंट जो है ना सर, वोल्टेज से 90 डिग्री से लीड कर रही है, लीड कर रही है। रजिस्टर में आपने पढ़ा कि वोल्टेज और करंट सेम फेज में होते हैं, सेम फेज में होते हैं। फिर हमने कहा कि प्योरली इंडक्टिव सर्किट अगर है तो पावर कितना वेस्ट होगा, तो वी आई कॉस थीटा से आपने देखा, थीटा 90 डिग्री रख दिया तो वी पावर कितना आ गया, 0। यानी कि प्योर इंडक्टर कोई पावर कंज्यूम नहीं करता। प्योर कैपेसिटिव सर्किट में वी आई कॉस थीटा पावर होता है, तो थीटा अगेन 90 डिग्री है, लीडिंग है भले ही 90 है, तो अगेन पावर क्या हो गया, 0। यानी कि प्योर कैपेसिटर भी कोई पावर कंज्यूम नहीं करता। प्योर रेजिस्टिव सर्किट में थीटा वोल्टेज करंट के बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री। तो वी आई कास थीटा में थीटा 0 रखोगे तो कास 0 1 हो जाएगा, तो पावर आया वी इंटू आई। यानी कि प्योर रेजिस्टिव सर्किट पावर डिसिपेट करेगा जिसकी वैल्यू होगी वी इंटू आई, या वी की वैल्यू आई आर रख दोगे तो आई पहले से, तो आई स्क्वायर इंटू आर, आई स्क्वायर आर के इक्वल पावर बर्बाद होगा, इतना हुआ। पावर फैक्टर कितना हुआ, इंडक्टिव सर्किट में आपने देखा पावर फैक्टर 0 आया। लैगिंग, लैगिंग इसलिए क्योंकि ये करंट लैग कर रही है, तो लैगिंग का मतलब ये होता है कि करंट लैग कर रही है, लीड कर। यहाँ पे पावर फैक्टर क्या आया था, cos 90 0। लीडिंग, लीडिंग क्यों आया, क्योंकि यहाँ करंट लीड कर रही है वोल्टेज से 90 डिग्री। यहाँ पावर फैक्टर कितना 1, क्यों आया 1, क्योंकि वोल्टेज करंट के बीच का एंगल 0 डिग्री, तो cos 0 की वैल्यू कितनी आएगी, 1 या यूनिट। कल को मैं आरएल सीरीज सर्किट पढ़ाऊंगा आपको नेक्स्ट लेक्चर में, यानी कि टेस्ट के बाद। तो देखो ये आर है, ये एल है। इंपॉर्टेंट क्यों है फेजर, इसलिए ये जानना जरूरी है। ये आर है, ये एल है। तो आर एल सीरीज जब मैं पढ़ाऊंगा तो सीरीज सर्किट में कौन सी क्वांटिटी कांस्टेंट होती है, और पैरेलल में कौन सी क्वांटिटी कांस्टेंट होती है, कोई बताएगा। इसमें करंट, तो मैं क्या करूंगा, इस करंट को फिक्स कर दूंगा। करंट को क्या करूंगा, फिक्स कर दूंगा। जब आरएल सीरीज सर्किट में नेक्स्ट लेक्चर में बढ़ाऊंगा तो फेजर खींचूंगा आरएल सीरीज सर्किट का, करंट को फिक्स कर दिया, यानी कि एल और आर में जो भी करंट जाएगी वो फिक्स हो गई। अब वोल्टेज को उठाऊंगा मैं, पहले रजिस्टर का वोल्टेज उठाता हूं, तो देखो वोल्टेज करंट सेम फेज में है रजिस्टर में, ठीक है ना। तो वोल्टेज करंट सेम फेज में है, तो जब आरएल सीरीज पढ़ाऊंगा तो इसका वोल्टेज, ये करंट तो पहले से फिक्स कर दिया, ये वी आर इधर आ जाएगा। अगर मैं इसी में, हमें अब आरएल सीरीज है ना, तो एल को भी जोड़ना है, तो एल तो ये रहा, लेकिन यहाँ तो करंट नीचे है, आप करंट को फिक्स कर चुके हो, तो इसका कान पकड़ो और इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा दो। तो करंट को ऐसा घुमाना है कि वो यहाँ आ जाए, तो वोल्टेज कहाँ घूम के चला जाएगा, ऊपर। तो इसीलिए जब यहाँ हम ऐड करेंगे तो वोल्टेज कहाँ चला जाएगा, ऊपर, इंडक्टिव सर्किट। तो अब ये वी और वी एल का जो रिजल्टेंट होगा, दो वेक्टर अगर एक दूसरे के 90 डिग्री पे हो तो ऐसे बनाते हो ना, तो ये हो गया रिजल्टेंट। तो आरएल सीरीज सर्किट का रिजल्टेंट वोल्टेज हुआ ये, और रिजल्टेंट करंट है ये, एंगल होगी। तो नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। इस फेजर का बहुत काम है, कहने का मतलब ये, यही काम आएगा। तो बाकी आप नेक्स्ट लेक्चर ज्वाइन करिए आप लोग।